ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 4:02 हो गया है। अब एक आध लोग आएंगे तो धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, है ना। तो पहले तो कल वाली चीज़ें, कल जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कहाँ तक पढ़ी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक पढ़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है, राइट। वहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको अच्छे से? चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो राइट। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा कि 1861 से, राइट, 1861 में जो एक्ट आया था वहां से लेकर के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म कर दें, ताकि कल जब हम एंटर करें तो अपने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या क्या चीजें कैसे ऐड हुई थी, वो टॉपिक कल हम लोग करें, राइट। और कोशिश करेंगे कि कल अगर हम लोग का वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मंडे से हम लोग अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएंगे, राइट। रियल कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएंगे का क्या मतलब है? फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा फिर हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट वहां से हो जाती हैं, राइट। अभी तो हम लोग एक तरीके से हिस्ट्री समझ रहे हैं, बेसिक्स समझ रहे हैं, ताकि जब हम अपना एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन समझें तो हमें चीजें टफ ना लगे। वैसे ये सारी चीजें भी एग्जाम में आती हैं, है ना, ये भी आती हैं। चलो तो ओके, देन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलो आप लोग मुझे बता दो कि स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस हाँ सर। भैया। ओके, ग्रेट। चलो तो कल हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहीं से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, राइट। यहीं से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। उससे पहले कंपनी रूल कर रही थी, बट कंपनी से सारा पावर ट्रांसफर कर दिया गया था किनके पास? क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास, राइट। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब खत्म करने के बाद अब जो हमारा अगला एक्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अब देखो, यहाँ से कुछ कुछ चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं 1858 के बाद। 1858 के बाद हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे थे, राइट। वैसे तो चेंजेस 1833 एक्ट से ही आने लगे थे, स्पेशली हमारी सोसाइटीज में, और कहाँ पे, हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में भी, जिसके बारे में कल हम लोग बात किए थे कि लाइक वो लोग आईपीसी बनाने लगे, है ना। हमें एक ऐसा लॉ मिल सके, इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें इंक्लूड करने लगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उससे पहले हम लोग क्या एजुकेशन लेते थे, लाइक हम लोग गुरुकुल्स में पढ़ते थे, राइट, या फिर और भी छोटे छोटे टाइप ऑफ स्कूल्स में पढ़ते थे। सबका हर जगह का अलग अलग सिस्टम था, बट उन्होंने एक तरीके से एक पूरा चीजें को गोल करके, राइट, एक सिस्टम बनाया जा सके, एक रूल बनाया जा सके, एक रेगुलेशन बनाया जा सके, ताकि सभी लोग उसी को फॉलो करें, राइट। अब जैसे आज का आईपीसी है हमारा 1860 का है, ये पूरी इंडिया फॉलो करती है ना, पूरी इंडिया फॉलो करती है। बट पहले जो था वो हर जगह का अलग अलग रूल था, राइट। मान लो कि कहीं के राजा कुछ कुछ और रूल बना के चल रहे हैं, कहीं और के राजा कुछ और रूल बना के चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, राइट। बट टाइम के साथ क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक एक कहते नहीं है, आप लोगों ने ये कहावत सुनी है कि एक धागे में सारे मोतियों को पिरोना, है ना, मतलब कि एक पार्टिकुलर धागा में ही सभी लोगों को उसी में पिरोना, राइट। तो ऐसे चीजें फिर डेवलप होने लगी धीरे धीरे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा था, और जो आज की क्लासेस हैं इसमें तो हम लोग बहुत ज्यादा देखेंगे कि क्या क्या वैसी चीजें हुई जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कैसे, चलो देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, क्या हुआ था इसमें? तो देखो, इसमें तो सबसे पहली ही लाइन लिख दी गई है कि इट इज ए इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैसे? कैसे ये बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिया के में बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क की तरह था? क्या क्या चीजें हुई थी ऐसी? आओ एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और चीजें समझते हैं। देखो, बिगिनिंग ऑफ
representatives institutions by associating Indians with the law making process. अब देखो यहां से, क्योंकि देखो एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ना, तो पूरा अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे ये लोग। इनको लगा कि यार ये लोग तो पूरा ही ज्यादा बगावत कर देंगे, है ना, ये हमारे अंडर में रहेंगे ही नहीं। तो उन्हें लगा कि चलो इनको लालच देते हैं, है ना, इनको भी अपने साथ रूल करने का मौका देते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत इनको भी अपना भागीदार बनाते हैं रूल मेकिंग में, सारी चीजों में। राइट, तो यहाँ से एक तरीके से बिगिनिंग हो गई थी। राइट, यहाँ से बिगिनिंग हो गई थी कि हाँ अब इंडियन को भी पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस लाइन को अंडरलाइन करना, हम और क्यों बता रहे हैं इस लाइन को अंडरलाइन करना, क्योंकि इससे जस्ट एक अपोजिट चीज आगे जाकर हुई है। राइट, और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो क्या हुआ है उसी के लिए यहाँ पे ये लाइन देखो आप, इसी पॉइंट में, इट दस प्रोवाइडेड दैट वाइसराय should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. इसका मतलब है कि जो वायसराय था, जो वायसराय ऑफ इंडिया था, उसने, अभी तो ये बात हुई कि इंडियन को काउंसिल में जगह दी जाएगी, राइट, तो ये बात किया है कि वायसराय नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियन को, कैसे, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। राइट, नॉन ऑफिशियल मेंबर। राइट, अब क्या हुआ कि जो वायसराय की काउंसिल थी उसमें अब इंडियन भी नॉमिनेट होने लगे। तो ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें इंडियन भी अब गवर्नमेंट सिस्टम का ये क्या बोलते हैं उसको, पार्टिसिपेटेंट बनने लगे थे। राइट, चलो अब देखो आगे, इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, by restricting the legislative power to the Bombay and Madras presidency. राइट, इसका क्या मतलब हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है और सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये दोनों वर्ड आप लोग मुझे कोई बताएगा कि दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है सेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पे जो आया है वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है गाइस, एनीबॉडी? अब देखो सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब है कि एक पार्टिकुलर जगह सारा पावर आके खत्म हो जाएगा। वैसे तो पावर एक ही जगह होता है, बट सारा पावर उसी एक पार्टिकुलर इंसान के पास होगा। राइट, अगर हम अभी ऐसा बोल दें कि नरेंद्र मोदी हैं, वो सारे स्टेट का पावर छीन के खुद में ले लें, है ना, कि सारा का सारा पावर मेरे अंडर ही होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, की मतलब एक पार्टिकुलर सेंटर के पास सारी पावर हो। राइट, और डिसेंट्रलाइजेशन का ये मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, कि मान लो कि तीन अलग अलग लोग हैं या चार अलग अलग स्टेट हैं, इनके पास में पावर डिवाइड कर दिया गया। राइट, कि भाई आप लोग भी एक तरीके से पावर को ले सकते हो, आप लोग भी सारा का सारा पावर एंजॉय कर सकते हो उस पार्टिकुलर एरिया में। राइट, सिर्फ एक इंसान ही पावरफुल नहीं होगा। राइट, तो यहां से ये किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। राइट, अब देखो आप लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रिवर्स था सेंट्रलाइजेशन के, जो 1773 में हुआ था ना, कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको पावर दे दिया गया था कि भाई आप सबसे ज्यादा बड़े हो, आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी से और मद्रास प्रेसिडेंसी से। राइट, बट यहाँ पे फिर उस चीज को डिसेंट्रलाइज किया गया कि नहीं भाई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होगा तभी इतनी बड़ी कंट्री को अच्छे से रन करने में आसानी आएगी। राइट, चलो यहां तक क्लियर है सबको, आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं कि राइट, एस्टैब्लिश 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। राइट, और 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई अलग अलग जगह के लिए, लाइक बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट हाँ ये जान लो कि इस एक्ट से और भी डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए थे। आप देख रहे हो कि वो सब डिवीजन में चीजों को तोड़ रहे हैं ताकि उनको रूल करने में आसानी पड़े। राइट,
चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि इट इम्पावर्ड वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अब देखो क्योंकि और ज्यादा पावर दिया गया वायसराय को, ताकि अब देखो जैसे कि हम लोग बात कह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी और धीरे धीरे वो इंडिया का काफी पार्ट जीतते जा रहे थे, राइट। बट पता है गाइस आप लोगों को कि उन्होंने एक चीज करना बंद कर दिया, राइट। उन्होंने एक चीज करना बंद कर दिया और वो ये कि जब ये वॉर हुआ था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उन्हें ये लग गया कि अगर हम अब हर स्टेट को ऐसे कब्जा करते जाएंगे ना, हर स्टेट को अगर कब्जा करते जाएंगे तो फिर वैसे ही वॉर होने की संभावना है, राइट। फिर वैसे ही वॉर होने की संभावना है। तो उन्होंने एक चीज ये डिसाइड किया कि अब हम एज ए क्या करेंगे ना, जितने भी छोटे मोटे राजा है ना उनको कब्जे में नहीं लेंगे, उनका पूरा प्रॉपर्टी उनकी सारी चीजें हड़प नहीं लेंगे, उनको एक अच्छा सा ऑफर देंगे कि आप हमारे में मिल जाओ, राइट। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, राइट। आप अपना रूल बनाओ अपने हिसाब से, अपने एरिया में रूल करो, राइट। अपने हिसाब से अपने एरिया में रूल करो, बट आप कुछ कुछ टैक्स हमको देते जाना। ये हुआ। तो अब इसका पता है इसका इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। तो ऐसे जैसे कि मान लो, ये समझ लो आप कि दिस इज मेरा मैप बनाना बहुत गंदा है। मान लो कि दिस इज इंडिया, राइट। और भी सारी चीजें हैं ऐसे, राइट। मान लो कि ये इंडिया है, तो बहुत गंदा मैप है मेरा, बस ठीक है, राइट। तो अब इसमें क्या होता था ना कि मान लो कि कुछ पार्ट ब्रिटेन के हैं, राइट। मान लो कि ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आते हैं। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया, एक सेकेंड गाइस। हाँ, नाउ इट्स फाइन, राइट। मान लो कि ये कुछ पार्ट हैं, ये ब्रिटेन क्राउन के अंदर में आते हैं, राइट। ये कुछ पार्ट है जो प्रिंसली स्टेट हैं, ये भी कुछ पार्ट है जो प्रिंसली स्टेट हैं, राइट। तो उनको पूरा छूट दिया गया कि अगर आप इस एरिया के राजा हो या फिर इस एरिया के महाराज हो, ठीक है, आपके पास पावर है, आप इस पार्टिकुलर एरिया में अपना रूल करो, हम आपको कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप किसी को मारो कुछ करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस अपना जो ब्रिटिश एरिया है उस पर रूल रेगुलेशन बनाएंगे, राइट। बट ये प्रिंसली स्टेट भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे, राइट। ये भी टैक्स पैसे ब्रिटिश क्राउन को पहुंचाते रहते थे ताकि ये हम पे अटैक ना करते, राइट। तो अब वहां से ऐसे स्टार्ट हो गया। उससे पहले ये लोग लड़ाई लड़ते थे, जंग लड़के जीतते थे, उसको अपने में मिला लेते थे। बट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको ये लग गया कि अगर लंबे टाइम तक रूल करना है तो लड़ाई करके तो रूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता में क्या हो जाएगा, लोगों में विद्रोह हो जाएगा। तो फिर वो शांत करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से देख लिया था कि 1857 में क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने इससे सीख ली। और इसी का खामियाजा ये हुआ कि वो लोग इंडियन को शामिल करने लगे गवर्नमेंट में, राइट, रूल रूल मेकिंग बॉडीज में। तो यहाँ से आप देखोगे कि और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता गया, हर एक्ट से कुछ ना कुछ पावर इंडियंस को मिलती थी, राइट। आ जाओ। अब वही है कि वायसराय को और पावर दे दी गई कि वो बिजनेस अच्छे से चला सके, राइट। यहाँ पे देखो, इट empowered द वायसराय टू टेक ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। अब देखो, वायसराय को एक पावर दे दी गई। वैसे वायसराय के पास तो सारी पावर थी, है ना, बट जैसा कि मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, अलग अलग प्रोविजंस के पास अलग अलग पावर आ गई थी कि भाई आप अपने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाइए, सारी चीजें करिए। बट वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई, राइट। ऑर्डिनेंस मेकिंग, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, राइट। तो अगर आप लोगों में से किन्हीं भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कहीं भी, थोड़ा बहुत भी, कॉलेज में या फिर कभी भी, तो आप लोग को पता होगा कि जो आज के हमारे प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, राइट। अभियान जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट में, उनके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, राइट। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जब हम लोग क्लासेस आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो जब प्रेसिडेंट आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, तो वहां पे हम लोग डीप में बात करेंगे
ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है। यहाँ पे आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को ऐसे समझ लो कि ऑर्डिनेंस का ये मतलब होता है कि अभी मान लो कि असेंबली वर्किंग नहीं है, राइट, अभी असेंबली वर्किंग नहीं है क्योंकि 365 दिन तो असेंबली चलती नहीं है, और कभी अचानक से ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई डिसीजन लेना पड़ा, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाना पड़ा, तो उस टाइम पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, राइट, वो एक रूल ला सकते हैं और उसको 6 महीने तक 6 महीने तक जो वो ऑर्डिनेंस है वो क्या होता है, रिलायबल होता है, वो वर्किंग कंडीशन में होता है। 6 महीने के अंदर में काउंसिल को दोबारा से उसको पास करना पड़ता है, राइट। तो आप देखो कि ये आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राइट, बट ये वायसराय को दी गई थी। अब देखो कि ये कैसे कैसे चीजें डेवलप्ड हो रही हैं, हम लोगों ने वहां से एक चीजें सीख ली, भले ही वो गलत था कि वायसराय अपने लिए यूज करेगा, बट हम लोगों को एक चीज पता तो चली कि हाँ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जैसा भी कुछ होता है, राइट। चलो पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है आप लोगों को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? यस सर, क्लियर है। राइट, तो अब इस पूरे के पूरे इंडियन काउंसिल एक्ट में कोई भी डाउट किसी का भी नहीं? बिल्कुल, ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था ये, राइट, इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, राइट, इसके बाद जो एक्ट आया था दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बस इस बीच में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, राइट, इस बीच में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे। चेंजेस क्या थे, देखो, कुछ कुछ लिखते चलो आप लोग, यहाँ पे अभी कुछ लिखवाने वाले हैं हम। तो इसी बीच में जब अगला काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था, उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। अब स्थापना का क्या मतलब होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, राइट। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिपेंडेंट होने में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितना बड़ा रोल है, राइट। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस आज की कांग्रेस पार्टी है, राइट। तो देखो, इसी बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी। आप लोग ईयर लिख लो, कौन से ईयर में हुई थी, 1885 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब इसके साथ साथ जो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और एक क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाउंडर। फाउंडर, अब देखो पता है क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स, मैंने कहा ना कि वो धीरे धीरे इंडियन को पावर देने लगे थे, है ना, कभी असेंबली में जगह देखी तो कुछ करके तो कुछ करके, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, ब्रिटिशर्स नहीं बनाई थी, राइट, ब्रिटिशर्स नहीं बनाई थी, क्योंकि जो इसके फाउंडर थे ना, उनका नाम लिख लो आप लोग, इनके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ए ओ ह्यूम। ये ब्रिटिशर्स ही थे। ये बनाया गया था कि इसमें इंडियन को रखा जाएगा, बट और लोगों को क्या लगेगा कि भाई हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है और वो यहीं के लोग उसमें हैं। बट ये बेसिकली क्या करता है, इन्होंने बनाया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगी ताकि यहाँ पे विद्रोह ना हो और लोगों को लगे कि हमारे ही लोग हैं, राइट। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। इसके जो फाउंडर थे ए ओ होम थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये लिख लो, प्रेसिडेंट का नाम लिख लो आप लोग, दैट इज डब्ल्यू सी। और इंडियन को ही प्रेसिडेंट बनाया गया, डब्ल्यू सी बैनर्जी, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और फाउंडर कौन थे। फाइन, क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें क्या चीजें हुई थी देख लेते हैं।
enlarge the size and function of central and provincial council। जाहिर सी बात है कि जो टाइम के साथ साथ और उसको वाइड किया गया, उसको बड़ा किया गया, राइट, सेंट्रल काउंसिल को भी और प्रोविंशियल काउंसिल को भी, राइट। चलो, increase the functions of legislative council and gave them the power of discussing budget, addressing questions to the, और क्या क्या, to the executive। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें की गई थी, राइट। बट इसको समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अब उनको और पावर दे दिया गया है कि आप बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब ये बहुत बड़ी चीज थी, राइट, उस टाइम के लिए हिसाब से, क्योंकि अब यहीं से रूल रेगुलेशन बनेगा लोगों के लिए, राइट। यहीं की काउंसिल से बजट पेश होगा, वही लोग, और स्पेशली उसमें इंडियन भी होंगे। पहले क्या था, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, वायसराय जो डिसीजन लेते थे वैसे ही होता था। बट एक ऐसा सिस्टम अब बैठाया जाने लगा, राइट, जिसमें लोग इलेक्ट होकर के आएंगे। और कैसे, एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक बारिश की वजह से थोड़ा गला बैठ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें यही कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को इंक्रीज किया जाएगा, उन पे और कुछ कुछ पावर दे जाएंगी, लाइक बजट डिस्कशन करना, ये सारी चीजें, राइट। बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फाइन। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हो जाती हैं वो है यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहां से जो तीनों एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तीन चीजें तो सबको बिल्कुल डिट्टो याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस पीछे से भी हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रियल रिफॉर्म्स यहाँ से आने लगे थे, राइट। अब देखोगे आप लोग कि कैसे रिफॉर्म्स आने लगे थे। पहले तो छोटी मोटी चीजें होती थी, अब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने लगा था हमारा। और क्योंकि कांग्रेस भी धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी, राइट, अब उसमें काफी इंडियन लोग आने लगे थे, जो कि ऊपर तक रूल करने लगे थे, प्रेसिडेंट बनने लगे थे, सब कुछ पूरा का पूरा कंट्रोल इंडियन का ही आ गया था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इसीलिए यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा चेंज होनी स्टार्ट हो गई। चलो देखो, सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट, इसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। और क्यों ऐसा, क्योंकि दो लोगों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, राइट, बेसिकली दो लोगों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था। और वो दोनों लोग कौन थे, एक थे आपके लॉर्ड मॉर्लो और एक थे लॉर्ड मिंटो। मॉर्लो कौन थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। हमने याद किया था ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बनाया गया था, कौन से एक्ट से बनाया गया था। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन से एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बनाया गया था, सर एनीबॉडी। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। हाँ गुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, राइट। हम लोगों ने कल काफी ज्यादा डिस्कस भी किया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था, कैसे वो सारी चीजें फंक्शन करती थी, राइट। तो इन दोनों ने मिलके, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वायसराय ने मिलके ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेकर के आए, राइट। और आप लोगों को पता है गाइस, इसके बैकग्राउंड में चीजें क्या हो रही थी। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जब कांग्रेस पावरफुल होती गई ना, कांग्रेस पावरफुल होती गई 1885 में बनने के बाद, तो इनको लगने लगा यार ये तो ऐसे, फिर पता चला कि कांग्रेस ही सारी चीज हड़प लेगी, राइट। तो अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया ना, इन्होंने कॉमनल चीजें करनी स्टार्ट कर दी। बहुत ज्यादा कॉमनल फंक्शन इनका ब्रिटिशर्स का स्टार्ट हो गया इंडिया में। और आप लोग यहाँ से देखोगे कि कैसे उन्होंने कॉमनल चीजें की। इसका दो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, ये 1909 में आया था, राइट। इससे पहले इन्होंने दो काम किए, और वो दो काम थे, पहला बंगाल का पार्टीशन। पहला जो इन्होंने किया वो था बंगाल पार्टीशन।
किसी को पता है बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? किसी को नहीं पता? देखो, मैंने कहा ना कि इन्होंने कॉमनल चीजें करनी स्टार्ट कर दी थी। इनको लगा कि अगर इनकी एकता को नहीं तोड़ा जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने बंगाल को पार्टिसिपेशन किया। कैसे? तो देखो, जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है ना, अगर आप लोगों को मैप ध्यान होगा तो आज का हमारा वेस्ट बंगाल और आज का बांग्लादेश, राइट, ये पूरा का पूरा एक बंगाल हुआ करता था। बट इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया दो तरफ, कि एक तरफ हिंदू रहेंगे, जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था उसको वेस्ट बंगाल नाम दिया गया, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था उसको ईस्ट बंगाल नाम दिया गया। राइट, तो अब आप देख रहे हो कि इन्होंने कैसे कॉमनल चीजें करना स्टार्ट की। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था, किसका था? लॉर्ड मिंटो का, क्योंकि यही वायसराय था इंडिया का। तो ये भी लिख लो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना कि लॉर्ड मिंटो इंडिया का वायसराय कब से कब तक था? 1905 से 1910 तक। राइट, लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक इंडिया का वायसराय था ये। राइट, और इसी ने बंगाल पार्टीशन कराया। राइट, इसी ने और भी चीजें लेके आया, लाइक कॉमनल इलेक्टोरेट लेकर के आया था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी के टाइम पे मुस्लिम लीग बनाई गई 1906 में। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई, इसलिए कि कांग्रेस के बराबर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जा सके, ताकि ये दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, कांग्रेस हिंदू को रिप्रेजेंट करेगी और मुस्लिम लीग मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हमसे भाई कोई इशू ही नहीं होगा, हम आराम से रूल करते रहेंगे। और ये सारा किया धरा था लॉर्ड मिंटो का। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अब देखो क्या क्या चीजें हुई थी इस एक्ट के, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला था कि इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। वही है, हर बार ये लोग थोड़ा बहुत साइज बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पे यही बात हुई कि चलो बढ़ा देते हैं साइज। राइट, आगे, इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर्स। अब देखो, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय आ रहा है। इससे पहले इंडियन को जो जगह मिल रही थी ना, कहाँ मिल रही थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। राइट, वहां पे पहले हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिल रही थी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि अब हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझते हो, जो मेन गवर्नमेंट होती है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। राइट, इसमें जगह मिली, तो ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा था कि भाई चलो और थोड़ा इंडियन ऊपर चढ़ते जा रहे थे। फाइन, तो देखो, इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर। और जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। मतलब ये पहले मेंबर थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी, गवर्नर के, वायसराय के। और ये क्या बनाए गए थे? ये लॉ मेंबर बनाए गए थे, मतलब एक तरीके से लॉ मिनिस्टर। राइट, लॉ मिनिस्टर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फाइन, अब आगे आ जाओ। आगे वाला जो पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, कि गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा ना कि लॉर्ड मिंटो क्या क्या चीजें लेकर के आ रहा था। राइट, पहले तो बंगाल पार्टीशन हो गया, राइट, उसके बाद मुस्लिम लीग बन गई, उसके बाद फिर ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड दिख रहा होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये क्या होता है? कि क्या ऐसी चीज थी जो लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आया था वो। राइट, अब आओ समझते हैं कि आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि ये रिजर्वेशन है। राइट, ये रिजर्वेशन दे दी गई मुस्लिम्स को कि हाँ आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे आपका रिजर्वेशन होगा। नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट कैसे डिफरेंट होता है ये समझते हैं हम लोग, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होती है? मान लो ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, मान लो ये पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है।
इस पार्टिकुलर एरिया में मान लो 60 मुस्लिम्स रहते हैं, राइट, और 30 हिंदूज रहते हैं और 10 क्रिश्चियंस रहते हैं, राइट। मान लो ये एक पार्टिकुलर एरिया है, यहाँ का पॉपुलेशन ऐसे है, 60 मुस्लिम है, 30 हिंदू हैं और 10 क्रिश्चियंस हैं, राइट। अब ये कह दिया गया कि जो ये सीट है ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया है फॉर मुस्लिम, राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। अब पता है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब इस एरिया में सिर्फ मुस्लिम इलेक्ट किए जाएंगे, राइट। चलो इससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट रियल प्रॉब्लम ये हुई ना कि जो बाकी के जो ये लोग हैं, हिंदू और क्रिश्चियंस, इनको कोई राइट ही नहीं रहेगा वोट देने का भी, है ना, इनको राइट ही नहीं रहेगा वोट देने के लिए। अब ऐसा समझो कि मान लो चलो सीट रिजर्व करना इज अ गुड थिंग, ठीक है, कि मान लो कोई, क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सीट रिजर्व करना चाहिए थोड़ा बहुत, बट आप बाकी लोगों का, दूसरी कम्युनिटी के लोगों का राइट ही छीन लो, फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके से ये कॉमनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम, राइट। तो ये किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड मिंटो ने स्टार्ट किया था। इसलिए देखो अगली लाइन लिखी गई है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु वाज नोन एज द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो, राइट, कि लॉर्ड मिंटो वाज नोन एज द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट। क्लियर है गाइस, ये पॉइंट बता दो आप लोग मुझे। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि बिगिनिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन इन द काउंसिल। मतलब कि हम लोगों ने देखा ना कि इंडियंस को तो जगह दी ही जाने लगी थी, कि अब धीरे धीरे इंडियंस आने लगे थे, राइट। इंडियन काउंसिल एक्ट 61 में ही देखा कि हाँ चलो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियन हो सकते हैं। उसके बाद बार बार सीटें बढ़ाई ही गई, बट इसमें ये कहा गया ना कि अब और भी जो सोसाइटीज के मेंबर हैं, राइट, और भी जो सोसाइटीज के मेंबर हैं, लाइक अगर यूनिवर्सिटीज हो गई, राइट, अगर जमींदार हो गए, इन टाइप के लोगों को भी अब काउंसिल में जगह दी जाएगी, राइट। मतलब जो अलग अलग जगह से जो एजुकेटेड लोग हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज के लोग हो गए, जमींदार हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटीज के जो लोग हो गए, जो एक एजुकेटेड क्लास जिनको हम लोग कहा जा सकता है, जो हायर डिग्री के लेवल के क्लास है, इनको भी अब जगह दी जाने लगी, क्योंकि सब लोगों को चाहिए था कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने भी बोला ठीक है भाई आ जाओ, आ जाओ सभी लोग आ जाओ काउंसिल में, ठीक है, तो उनको भी जगह दी जाने लगी। चलो पहले तो ये बताओ कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सबको समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है कहीं पे? ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? चलो गुड। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या था इसमें? सबसे पहले इसको देखो कि इसको इट इज ऑल्सो नोन एज मोन्टेग्यू चेलिंसफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट को मोन्टेग्यू चेलिंसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोन्टेग्यू चेलिंसफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, राइट, ठीक है। चलो अब देखो क्यों जाना जाता है, इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। तो ये आप लोग देख लेना, लिख लेना एक तरीके से, जो ये मॉन्टेग्यू थे ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राइट, और जो ये चेल्मसफोर्ड थे ये वायसराय थे, इसलिए इन दोनों के नाम से इस रिफॉर्म्स को जाना जाता है। फाइन, क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। मॉन्टेग्यू क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेल्मसफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। चलो आगे आ जाते हैं। देखो इट रिलैक्स द central control over the provinces and demarcating and separating the central and provincial subject, right। मतलब कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। कैसे? कैसे? अब जैसे मान लो कि कुछ कुछ हैं, जैसे कि आपको हम एग्जांपल के तौर पे बताते हैं
कि ये कह दिया गया है कि हाँ कुछ कुछ रूल्स पे, कुछ कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे रूल कौन बनाएगा, तो भाई वायसराय बनाएंगे। कुछ कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे रूल कौन बनाएगा, तो जो पार्टिकुलर स्टेट हैं, जो पार्टिकुलर प्रोविंसेज हैं छोटे छोटे, वो बनाएंगे। तो इसके लिए ना सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया गया, राइट, सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया गया कि हाँ भाई इस पार्टिकुलर छोटे छोटे सब्जेक्ट पे आप रूल बनाओ, और इस बड़े बड़े सब्जेक्ट पे हम रूल बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने आज देखा होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट डिवाइडेड है। कुछ यूनियन लिस्ट में है, राइट, यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, या कुछ कंकरेंट लिस्ट में है। लाइक जितने भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, कौन डील करता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट डील करती है, राइट। बट अगर मान लो कि कुछ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, कहीं का किसी स्टेट का एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, तो कौन लेता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कैसे लेती है, क्योंकि सब्जेक्ट डिवाइडेड है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट बता दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि मैंने अंशुमन को बोल दिया कि अंशुमन तुम्हारा काम है कि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कल पढ़ के आओगे, ठीक है। और मान लो मैंने किसी और निधि को बोल दिया कि निधि आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ के आना। आप लोगों को बस यही करना है, आप लोगों का इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर टेस्ट होगा, और आप लोग कल बाकी सारे बच्चों को यही पढ़ाओगे। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया कि आपका ये है, आपका ये है, और एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होगा, राइट। चलो आगे आओ। डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे, पहला था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट, पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब यहां से गाइस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये बहुत ही गंदा सिस्टम था, इस सिस्टम को डायरकी के नाम से जाना जाता है, राइट। आगे वाले पॉइंट में इसके बारे में होगा, हाँ आगे वाले पॉइंट में इसके बारे में है। बट हम लोग समझते हैं कि ये क्यों किया गया था और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो एक तरीके से जो वायसराय था, वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पावर अपने हाथ में रखना चाहता था, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग ये टाइम याद करो 1919 का, उस टाइम पे कितने ज्यादा हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, सब लोग कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, कितनी सारी चीजें होने लगी थी, है ना। इसलिए अब इनको लगा कि नहीं यार, अगर गवर्नर के पास, वायसराय के पास पावर नहीं होगी तो इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। तो इन्होंने दो सब्जेक्ट डिवाइड किए, एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब ये दोनों में अंतर क्या था, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जब यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई रूल बनाया जाएगा, है ना, अगर ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर कोई रूल बनाया जाएगा, तो आप काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होंगे। आई थिंक आई नो ये थोड़ा सा टफ हो रहा होगा आप लोगों के लिए, बट अभी हम इसको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे, राइट। बट अभी के लिए ये ध्यान रखो कि जो काउंसिल है उसके लिए गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो ट्रांसफर सब्जेक्ट से कोई रूल बनाते हैं तो। बट अगर वो कुछ रिजर्व सब्जेक्ट में रूल बनाते हैं तो वो काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कैसे हुआ, आ जाओ यहाँ पे आप लोग को एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझाते हैं। क्योंकि आई नो आप लोग बोल नहीं रहे हो, बट थोड़ा सा टफ तो पड़ रहा होगा आप लोगों को ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे लिख लो, ये आपका हो गया ट्रांसफर्ड, ये हो गया आपका रिजर्व्ड। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें थी, राइट। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आप ऐसा मान लो कि एजुकेशन। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या मान लो पुलिस, मान लो क्या, ऐसा ही था, ठीक है। तो अब आपको इसको ऐसे समझना, राइट। अब एक बार फिर से ये लाइन पढ़ो, आप आ जाओ फिर से एक बार ये लाइन पढ़ते हैं
कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ना, उस पे जब गवर्नर रूल बनाएंगे तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होने का क्या मतलब है? तो अब आ जाओ फिर से इस डायग्राम पे। अब रिस्पॉन्सिबल होना ना होने का ये मतलब हुआ कि मान लो मैंने एक रूल बना दिया, ठीक है, हम गवर्नर जनरल हैं, मैंने रिजर्व सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, पुलिस से डील करना रिजर्व सब्जेक्ट है। मैंने ये रूल बना दिया है कि जो पुलिस है किसी को कभी भी गोली मार देगी, ठीक है, किसी को पुलिस कभी भी गोली मार देगी, मैंने ये पावर दे दी पुलिस को। और अब ये हो गया, मैंने पावर तो दे दी, और हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है किसी को कि हम जाके अब काउंसिल को बताएं कि देखो, काउंसिल काउंसिल मुझसे सवाल करे कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दे दिया। मैंने बोला मेरे पास पावर है, क्योंकि ये रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर है, और रिजर्व सब्जेक्ट में हम किसी को जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं है, हम कुछ भी रूल बना सकते हैं, राइट। बट अगर यही मैंने एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ रूल बनाया, है ना, अगर मान लो मैंने एजुकेशन सिस्टम का रूल बना दिया, मैंने बोल दिया कि कल से सारे बच्चे सिर्फ संस्कृत पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता है काउंसिल मुझसे पूछे आपने ऐसा किसे बोल दिया, तो मुझे अब जवाब देना पड़ेगा काउंसिल को। तो हो सकता है काउंसिल के सामने मुझे झुकना पड़ जाए और मुझे अपना रूल चेंज करना पड़ जाए कि नहीं यार, एजुकेशन ये लोग सही बोल रहे हैं, या फिर ये लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है तो मुझे ये रूल चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे काउंसिल के सामने उनको जवाब देने के लिए, इसमें एकदम छोटी छोटी चीजें डाली गई, पर जो चीजें ऐसी थी जो डायरेक्ट लोगों को अफेक्ट करती थी, जिससे वो अत्याचार करते थे, एक तरीके से बोले तो वो चीजें रिजर्व सब्जेक्ट में डाली गई, जैसे पुलिस, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या डाला गया, लाइक एजुकेशन। तो आप देख रहे हो कि गवर्नर एक तरीके से कैसे पावर को ऐसे रख रहे हैं ताकि रियल कंट्रोल उनके पास ही रहे। रिजर्व सब्जेक्ट में तो किसी को लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, अगर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। तो यही बात की गई, और जो यही सिस्टम है इसको बोला जाता है डायआर्की, डॉक्ट्रिन ऑफ डायआर्की। पहले तो रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक एक लोग बताओ कि सभी को ये चीज समझ में आ गई। जिनको नहीं आई मुझे बताओ, हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, बट ये समझ में आना चाहिए क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ डायआर्की इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, सबको ये समझ में आ गया डायग्राम देखने के बाद कि भाई रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते हैं और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्यों ऐसा बनाया गया था? सर बताओ। ट्रांसफर में गवर्नमेंट लाइक रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिस क्या है ये, हाँ हाँ, रिजर्व रिजर्व। यस सर, हाँ रिजर्व में तो सर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो सर वो उसकी जगह कौन होता है वो, जब ये देखो, गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं नहीं, देखो रिस्पॉन्सिबल की बात ये है ना कि आप सुप्रीम पावर हो, ठीक है, अगर आप रूल बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप सुप्रीम पावर हो। बट दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है। एक तो आप जवाबदेह नहीं हो, जैसे हम आपको चलो दो एग्जांपल से देते हैं। अभी आप मान लो कि आप कहाँ रहते हो, अगर मान लो कि आप कहीं किसी दूसरे सिटी में फ्लैट लेकर रह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप अभी शाम को 6 बजे के बाद कहाँ जा रहे हो, है ना, यस आपने खाना खाया नहीं खाना खाया, आप किसी को जवाब दे नहीं हो। बट अगर आप घर में हो तो लोग आपको पूछेंगे कि तुमने टाइमली खाना नहीं खाया, तुम अभी तक सो रहे हो, है ना। डिसीजन आप यस खुद ही ले रहे हो, बट बात आ जाती है जवाबदेह की, कि वहां पे आप फुल्ली तरीके से इंडिपेंडेंट हो कुछ भी करने के लिए, ठीक है। यस सर, ठीक। तो इसलिए ये ऐसा किया गया था, और इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा पावरफुल पावरफुल चीजें डाली गई थी, वो बेसिकली पूरा पावर किनके पास था, गवर्नर के पास था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में छोटी छोटी चीजें थी जिसके लिए आप जवाबदेह हो तो कोई बात नहीं, जवाबदेह है तो जवाब दे देंगे, है ना। यस सर, लाइक अगर कोई मुझे बोले कि तुमने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, बोल देंगे कि हाँ खाना नहीं खाया, छोटी सी बात है, जवाब दे देंगे कि ये मन नहीं था। बट बड़ी बड़ी अगर डिसीजन में कोई सवाल सवाल करे तो किसी को नहीं पसंद है ना। तो ये, यस चलो सभी लोग बताओ, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग को डायरकी समझ में आ गई होगी। चलो, तो जो ये ऊपर वाला ड्यूअल सिस्टम था, इस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को हम लोग डायरकी बोलते थे, ठीक है। अब निधि आप अपना क्वेश्चन याद करो जो आप आज मुझसे पूछ रहे थे, यस सर। समझ आ गया?
उसका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, क्लियर है? यही क्वेश्चन था ना कि जो ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कब आई थी पहली बार, तो दैट इज 1919 में। ये सर ऑप्शन गलत दिया होगा तब सर। हाँ हाँ, उसीलिए मैंने बोला ना कि आपने जो चारों ऑप्शन दिए हुए चारों गलत हैं, यस सर। है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीजें हुई, दैट इज कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, राइट, इससे पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया गया? बाईकैमरलिज्म। ठीक है, बाईकैमरलिज्म कैसे? अब देखो, बाईकैमरलिज्म का पहले मतलब क्या होता है, किसी को पता है बाईकैमरलिज्म का मतलब? बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउस। अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे कितने हाउस हैं? दो हाउस होती हैं, एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया जो आज हम लोग देखते हैं ना कि हमारी दो हाउस है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, राइट। तो अपर हाउस को ही राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, राइट। तो ये इसी टाइम पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। उन्होंने एक बाई कैमरलिज्म बनाया, दो दो हाउस बनाए कि भाई दो दो हाउस होंगे, दोनों हाउस मिलके डिसीजन लेंगे। तो इसी देखते हैं आज हम लोग कि हम हमारे पास बाई कैमरलिज्म है सेंटर में, कहीं कहीं स्टेट में भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक जो चीज और स्टार्ट हुई यहाँ से, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, राइट। इससे पहले याद करो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जहां हमने पढ़ा था ना कि जो इंडियन मेंबर्स थे ये नॉमिनेट किए जाने लगे थे वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वहां पे उनको नॉमिनेट किया जाता था, है ना, नॉमिनेट किया जाता था। अब जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया, ठीक है, कि निधि आज से आपको हम ये चीज नॉमिनेट करते हैं, आपको राजा बना देते हैं, मैंने ऐसे ही आपको नॉमिनेट कर दिया, राइट। ये होता है नॉमिनेट करना। और डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है? वोटिंग होगी, सारे लोग वोट करेंगे, अगर आप जीतोगे तभी आप इलेक्ट होगे, राइट। तो पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शन का ये आया, क्या बोलते हैं यार, वर्ड दिमाग से जा रहा है मेरे, क्या एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, कंसेप्ट, हाँ। डायरेक्ट इलेक्शन का जो कंसेप्ट आया पहली बार, वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। उससे पहले क्या चल रहा था 1861 से? नॉमिनेशन का, राइट। वायसराय नॉमिनेट करते थे। अब डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो ये बहुत सही चीज है, राइट। अब लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर जाएंगे, फाइन। चलो आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट था, इट रिक्वायर्ड दैट कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियन। अब देखो, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी ना, राइट, जो काफी मोस्ट पावरफुल बॉडी थी, है ना, जो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन वही लेती थी, वो 6 लोगों की बॉडी थी। और ये कहा गया कि इसमें से 3 लोग इंडियन होंगे, राइट, इनमें से 3 लोग इंडियन होंगे। बट एक पोस्ट को छोड़ के जो कमांडर इन चीफ का पोस्ट होगा ना, वो इंडियन के पास नहीं होगा। बाकी कोई भी 3 पोस्ट इंडियन के पास हो सकता है, राइट। तो ये चीजें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आई थी। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। अब इन्होंने ये कहा कि भाई एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, राइट। एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि जो सारी ये पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग चीजें देखे, है ना। तो इसीलिए क्या बनाया गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसको किस नाम से जानते हैं आज के डेट में? बताओ। यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल को हटा के यूनियन कर दिया गया था। तो जो आज की हमारी यूपीएससी है, ये तब की क्या हुआ करती थी? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। 1926 में इसको बनाया गया था, राइट। ये एक्ट में कहा गया कि ये बनाना है, तो इन्होंने जाके 1926 में सेटअप कर दिया उसका। अब देखो अगली चीज, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और वो ये है
कि इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। मतलब क्या है कि अब यहाँ के लोगों को वोट देने का राइट मिलने लगा। एंड अब देखो डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो भाई वोट भी तो लोग देंगे ना, नहीं तो कौन वोट देगा, है ना। बट ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास तक था, है ना। आज कैसे सभी के पास वोटिंग राइट है, अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आपके पास वोटिंग राइट है ना, बिल्कुल वोटिंग राइट है। बट उस टाइम पे क्या रूल था कि कुछ कुछ लोग ही वोट देंगे, और वो लोग कौन होंगे, जो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, जो लोग अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं, सिर्फ वही लोग तब तक वोट दे सकते थे, है ना। बट एक शुरुआत हुई कि हाँ भाई चलो वोट देने का राइट मिला, ठीक है। चलो, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। तो आप लोग देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इससे आई थी। बाई कैमरलिज्म आया, डायरेक्ट इलेक्शन आया, राइट। इसके बाद वोट देने का राइट आया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। आगे आ जाओ। extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Christian, Anglo-Indian and Europeans। हम लोगों ने इससे जो पहले वाला में पढ़ा था, है ना, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, उसमें हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। बट इन्होंने सोचा कि अब सिर्फ मुस्लिम को क्यों, सबको दो। तो इन्होंने सिख को दे दिया, क्रिश्चियन को दे दिया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दे दिया, राइट। जो यहाँ पे कुछ यूरोपियंस रहते थे या फिर जो एंग्लो इंडियन रहते थे उनको दे दिया जाए सेपरेट इलेक्टोरेट, उनके लिए भी। आप लोग देख रहे हो कि इन्होंने पूरा एकदम सोच बना ही लिया था कि पूरा इतना डिवाइड कर देना है कि लोग आपस में लड़ते ही रह जाए, है ना। चलो, तो ये भी हुआ था। अब आ जाओ। अब आप लोग को माइंड में ये आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियंस कौन से लोग होते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। सर ब्रिटिश और इंडियन मिला जो रहते हैं, मिक्स रहते हैं जो। हाँ हाँ हाँ, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे ना, असेंबलीज के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, वहां पे इनके बारे में बहुत डिस्कशन है कि क्या अभी भी हमारे पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन की सीट है नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट। आगे का टॉपिक है ये। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर ओन बजट। वही बात है कि भाई जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको पूरा पावर था कि खुद का वो बजट बना सके, जो कि पिछले बार में भी था, इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया अच्छे तरीके से, राइट। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड एज इंडियन लेजिस्लेचर। हाँ, वही बात है कि इसको इंडियन लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाएगा, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, राइट। चलो, या फिर लेजिस्लेचर भी बोलते हैं हम लोग, बट बेसिकली पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा समरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बाद कुछ चीजें हुई। इन्होंने ना एक ये सोचा कि चलो अब ये देखने के लिए कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये कैसा काम करता है, इसको हम लोग 10 साल बाद दोबारा से एनालाइज करेंगे, है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, 1 महीना बाद हम एनालाइज करेंगे कि आप लोगों ने 1 महीना में क्या पढ़ा है ना। तो यही ये कहा गया कि हाँ, 10 साल बाद हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, क्या इसने अच्छे से काम किया, अच्छे से काम नहीं किया। इसीलिए इन्होंने एक कमीशन बनाया था, राइट। इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, राइट, साइमन कमीशन। और इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए था क्योंकि जो इसको चेयरमैन थे उनका नाम जॉन साइमन था, ठीक है, उनका नाम जॉन साइमन था। अब ये हुआ कि ये तो 10 साल बाद आने वाले था, है ना, कि ये कमीशन 10 साल बाद बैठता, बट ये 2 साल पहले ही 1927 में ही आ गया, राइट। 1927 में ही ये कमीशन बना दिया गया एनालाइज करने के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये कैसा है, क्या सही तरीके से काम किया, सही तरीके से काम नहीं किया।
तो आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी भगत सिंह, है ना, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा है ना, काफी ज्यादा उसमें नारे लगाए जा रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो ये साइमन कमीशन आया था ना, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। जितने भी मेंबर थे ना साइमन कमीशन के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो फिर इंडिया के लोगों ने, इंडिया के जो भी लीडर थे, उन्होंने कहा कि भाई सारे के सारे लोग वही हैं, तो फिर तो ये बोल देंगे कि भाई कुछ गलत ही नहीं हुआ है, सब सही है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने अगेंस्ट में बातें की कि साइमन कमीशन को वापस भेजो। ठीक है, बट जो साइमन कमीशन जिस काम के लिए आया था, किस काम के लिए आया था, वो एनालाइज करने के लिए। तो उसने जो सबसे पहले एक बात बोली, उसने ये बोला कि डायरकी को खत्म करो। राइट, साइमन कमीशन ने सबसे पहली बात बोली कि डायरकी को खत्म करो। इस वजह से बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायरकी आई थी ना, साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि इसको खत्म करो। और यही हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया। राइट, कि साइमन कमीशन क्यों आया था, क्योंकि इसने पहली बार ये बोला कि डायरकी खत्म करो, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखेंगे कि जब हमारा अगला एक्ट आया था 1935 में, उसमें डायरकी नहीं था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये था। और भी काफी सारी चीजें हुई थी, लाइक उन्होंने कुछ और एक्ट लेकर आए थे, रॉलेट एक्ट जैसे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। और भी काफी सारे इसमें एक्ट पास हुए थे, लाइक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, है ना, पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और ये भीमराव अंबेडकर के बीच में। बट ये हमारा पॉलिटी का पार्ट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग इसके, पर थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे देखोगे इसके बाद क्या हुआ था, आप लोग देख रहे होगे कि इन्होंने पहले इंडियन काउंसिल एक्ट में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन्होंने सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को दे दिया। अब ये लोग आगे प्लान कर रहे थे कि अब डिप्रेस क्लास को देना है, वुमेन को देना है। ये लोग ऐसा बात कर रहे थे। राइट, तो इसके लिए ये हुआ कि फिर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि सही है, उनको पसंद था कि हाँ ठीक है, जो डिप्रेस क्लास है यहाँ पे उनको मिलना चाहिए। बट गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए कि नहीं, इन्होंने धर्म में मोटे लोगों को बांट ही दिया है, अब ये लोग हिंदू धर्म में भी लोगों को आपस में डिवाइड कर देंगे। इसीलिए पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और नेहरू जी के, सॉरी नेहरू जी बोल रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के बीच में। बस ये एक लाइन में लिख लो, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था। राइट, इससे ज्यादा ये नहीं पूछेगा। अगर इसका ईयर पूछ ले तो ईयर भी लिख लो, 1932 में पास हुआ था ये। ठीक है, 1932 में। राइट, तो ये है। तो ये जब आया था साइमन कमीशन के बाद, ये सारी चीजें हुई, काफी ज्यादा बवाल हुआ। इसके बाद आया हमारा गवर्नमेंट, ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, ये बस कुछ कुछ अलग अलग बातें लिखी गई जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा हमें उस थ्योरी में नहीं जाना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। राइट, चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आया, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, 396 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। बट इसमें से मोर देन 50% जो आर्टिकल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी जो हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी की क्लास में तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। चलो, तो फिर इसको हम लोग कल करेंगे, ये और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दोनों। तो आप लोग मुझे बताओ, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, जो जो टॉपिक्स पढ़े, इनमें आप लोगों को कहीं पे भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ में आई हो? चीजें समझ में आ रही हैं, डायरकी वाला सिस्टम समझ में आया जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, और भी सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग अच्छे से? इसको रिवीजन करने की जरूरत होगी,
क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इसे पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, तो इसलिए जरूरत होगी कि हाँ इसको रिवीजन किया जाए। चलो बताओ, कुछ पूछना है किसी को? तो ये चेयरमैन का नेम बता दीजिए, साइमन कमीशन का जो था। जॉन साइमन नाम था उसका, जॉन साइमन। हाँ ठीक जी। ठीक। और एनीबडी एल्स? टोटल उसमें 7 लोग थे, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 7 लोग थे, और सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध किया गया था कि इनको भाई वापस भेजो। ठीक है, चलो और कुछ गाइस? यस सर। हाँ जी पूछिए। सर जैसे क्राउन रूल में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड मॉर्ले को बोल सकते हैं, ठीक है सर। तो जो उसमें मिनिस्ट्री जो आज के टाइम पे, जैसे हम लोग होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गए, तो क्या उस टाइम पे बस एक ही मिनिस्ट्री थी, लाइक बस सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री नहीं होते थे जैसे नहीं आज नहीं, के टाइम? हाँ हाँ, आप ब्रिटेन की बात कर रहे हो ना वहां पे? हम्म। तो वहां पे देखो, आपको अगर पता है तो ये आपको पता होगा कि कितने ज्यादा ब्रिटिशर्स ने कितनी ज्यादा कंट्री को उन्होंने कब्जा करके रखा था। यस सर। ठीक है, कितनी ज्यादा, तो उन्होंने बिल्कुल, इसलिए उनके पास इतने ज्यादा मंत्रालय थे, इतने ज्यादा उनके पास मिनिस्ट्रीज थी कि हाँ भाई अब ब्रिटेन क्राउन अकेले कैसे हैंडल करें, तो उन्होंने एक डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री बना रखी थी कि हाँ भाई तुम इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, ठीक है, तुमको मैंने बना दिया है कि तुम चलो कनाडा के हो, तुम इंडोनेशिया के हो, तुम जकार्ता के हो, सॉरी इंडोनेशिया का कैपिटल ही है वो। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी बना रखी थी, ठीक है, बहुत सारी बना रखी थी। और आप देखोगे जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं ना 1947 में, तो उन्होंने यस। सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, कितने सारी कंट्रीज उस टाइम पे 1945 से लेकर 1950 के टाइम पे ब्रिटेन से आजाद हुई हैं। और इसके बीच में बहुत सारी चीजें थी, है ना, काफी रिवॉल्यूशन होने लगे थे, वर्ल्ड वॉर हो गया था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, और दूसरी वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने इतनी बुरी हालत कर दी थी कि अब उनके लिए वैसे भी रूल करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इंडिया में तो ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इतना ज्यादा इन्हें तंग कर दिया था कि इन्हें अब लग गया था कि अब हम लोग रूल नहीं कर सकते। इसीलिए 1947 में जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे ना, सीमेंट एटली, इन्होंने बोल यस दिया कि अब हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, अब हम पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे अब हम लोग रूल नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, राइट? थैंक यू। हाँ जी। और एनीबडी, और कुछ? चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। हैव ए नाइस डे गाइस, बाय।